तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोग बंगाल और बिहार के पाल राजवंश पर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उस पृष्ठभूमि को समझा जिस पृष्ठभूमि में पाल वंश की स्थापना होती है, और एक शासक, दो शासक, गोपाल संस्थापक के बारे में हम लोगों ने जाना था, और उसके बाद धर्मपाल के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत होती है। और चूंकि ये बौद्ध मतानुयायी है पाल शासक, तो बौद्ध धर्म की स्थापना से जुड़ी हुई बहुत सारे काम करते हैं। धर्मपाल के दो पुत्र थे, त्रिलोचन पाल और देवपाल, जिसमें त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो गई थी। एक पुत्र और था धर्मपाल का, जयपाल उसका नाम था, जो सबसे छोटा था। तो त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो गई थी, बचे देवपाल और जयपाल। तो त्रिलोचन पाल के बाद देवपाल शासक बनता है, जो पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बनता है। इसकी विजय बताते हैं कि रामेश्वरम तक यह विजय प्राप्त कर लिया था पूर्वी भारत में। यह हुणों को भी पराजित करता है, गुर्जरों को भी पराजित करता है, मिहिर भोज को पराजित करता है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शक्तिशाली शासक था। साथ ही यह गुर्जर प्रतिहार वंश के रामभद्र को पराजित करता है। उड़ीसा वाले क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेता है देवपाल, और वहां के कर वंशी शासक शिवकर द्वितीय को पराजित किया था। द्रविड़ नरेश कहा जाता है कि यह कांची के पल्लों को भी पराजित किया जाता है। इसके एक अभिलेख में ये चीजें मिली हुई है। क्योंकि देवपाल एक शक्तिशाली शासक था और इसने बौद्ध धर्म के लिए भी ढेर सारे काम किए। बौद्ध धर्म को स्थापित करने का भी इसने काम किया, इसलिए तारानाथ इसे बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला शासक बताते हैं। इसके अलावा इसी के काल में सैलन वंशी शासक था, जो जावा का था, उसको यह अनुमति देता है नालंदा में जो है कि बौद्ध विहार बनाने के। तो ये सारी चीजें देवपाल की उपलब्धि है। हालांकि देवपाल के बाद कमजोर शासक आते हैं, फिर उसके बाद पाल वंश धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता जाता है। फिर लास्ट में एक और शासक आता है, उसके बाद पाल वंश पूरी तरीके से पतन हो जाता है। और पाल वंश के बाद फिर बंगाल में सेन वंश का स्थापना होता है, जिसमें 3 शासक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पाल वंश और सेन वंश दोनों को पढ़ के इस टॉपिक को या इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। तो आइए, हम लोग पिछले लेक्चर में धर्मपाल हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने बताया था कि धर्मपाल इसके 3 पुत्र थे, त्रिलोचन पाल, देवपाल और जयपाल। त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो गई थी धर्मपाल के समय। इसकी मृत्यु के बाद देवपाल शासक बनता है, और देवपाल के सैनिक अभियानों में साथ देता है जयपाल। सैनिक अभियानों में साथ देने वाला था जयपाल। और देवपाल का एक मंत्री था, बड़ी महत्वपूर्ण मंत्री था। अभी मैं आगे उसका नाम बताऊंगा, पहले चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते। देखिए, तो शासक बनता है ये देवपाल। कितने समय तक शासन करता है? 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक यह शासन करता है। इसके शासन में एक मंत्री का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, ताकि वही सारी कूटनीतियां तय करता था। और वही मंत्री था जो इसे युद्ध की सलाह देता था और सहायता करता था इसका भाई जयपाल, कि हमें किस क्षेत्र को किस प्रकार से जीतना है। तो कूटनीतिक राय देने वाला इसका एक मंत्री था, जिसका नाम था दर्भपाड़ी या दुर्भपाड़ी। यह जो दुर्भपाड़ी था, यह वीरदेव का पुत्र था, और यह जो वीरदेव था, यह धर्मपाल का मंत्री था। ध्यान रखिएगा, धर्मपाल का मंत्री। यह दुर्भपाड़ी क्या करता था? कूटनीतिक सलाह देता था। और देवपाल की विजयों में दुर्भपाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। विजयों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कई सारे लेख मिले इसके विजयों को लेकर के। एक लेख पे उसके विजयों का पूरा खाका खींच दिया गया कि कहां किन किन क्षेत्रों को जीतता है। और मैंने बताया कि यह ध्यान रखिएगा कि जो देवपाल है, यह इस वंश का यानी पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। इसको मत भूलिएगा, प्रश्न पूछता है। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। देखिए क्या है इसकी विजयों का उल्लेख। इसकी विजयों का उल्लेख कैसे किया गया है? देखिए, विजयों का उल्लेख किस प्रकार किया गया है। देखिए, कहा कि किसने? देवपाल ने। इसने उत्कलों को उखाड़ फेंका, हुणों के गर्व को चूर किया, द्रविड़
गुर्जर राजाओं तथा द्रविड़ राजाओं के गर्व या अभिमान को द्रविड़ राजाओं के अभिमान को समाप्त किया। पूरे विजयों का उल्लेख इतने अक्षरों में कर दिया गया है। इसके उत्कल समझ रहे हैं, उत्कल बोलते हैं उड़ीसा वाले क्षेत्र को। तो एक एक पॉइंट लिखे देखें। जब उत्कल की बात करते हैं, यहाँ उत्कल से तात्पर्य है उड़ीसा। और उड़ीसा में जो शासन चल रहा था वो करवंश का शासन था, करवंशी शासक थे यहाँ पे। और करवंशी शासक था जिसे इसने पराजित किया था, उसका नाम था शिवकर द्वितीय। प्रश्न पूछा गया है, ध्यान किया। देवपाल ने किस उत्कल राजा को पराजित किया था? तो शिवकर द्वितीय को पराजित किया था, करवंशी शासक था। दूसरा, हुणों की बात करते हैं तो यहाँ हुणों से तात्पर्य है मालवा वाला क्षेत्र। हुणों से तात्पर्य है मालवा के हुण। और कौन यहाँ पे हुण शासक था, इसका उल्लेख हमें नहीं मिल पाता है। हालांकि शिवकर की पहचान कर ली गई है कि उत्कल, उसमें उड़ीसा उत्कल का शासक था शिवकर, लेकिन हुण शासक कौन था इसकी पहचान नहीं हुई है। तो ध्यान रखिए, हुण शासक कौन था लिख लिया, शासक कौन था पहचान नहीं हुई, शासक कौन था पहचान नहीं हुई। इसी प्रकार जब हम गुर्जर प्रतिहार की बात करते हैं तो गुर्जर शासक थे जिनको इसने पराजित किया था। दो शासकों को पराजित किया था, एक तो रामभद्र को इसने पराजित किया था और दूसरा इसने मिहिर भोज को पराजित किया था। चौथा है द्रविड़ शासक। तो द्रविड़ क्षेत्र की बात करें तो द्रविड़ नरेश था, ऐसे कर लीजिए। द्रविड़ नरेश कांची के पल्लव थे। द्रविड़ नरेश कांची के पल्लव थे। अब ये कौन शासक था तो इसकी भी पहचान नहीं हो पाई, ये कौन शासक था। तो दो शासकों की तो पहचान नहीं हो पाई है, हुणों की कौन शासक एक्चुअल में था जिसे इसने पराजित किया था, और कांची के जो पल्लव वंश के शासक थे किसने पराजित किया था, ये भी पहचान नहीं हो पाती। इसका एक लेख है मुंगेर लेख, जिसमें इसमें रामेश्वरम तक के क्षेत्रों को विजित करने की बातें करता है कि यहाँ से टैक्स लेता है, वसूल करता है। तो लिख लीजिए कि मुंगेर लेख से पता चलता है, इसके मुंगेर लेख से पता चलता है, मुंगेर लेख से पता चलता है कि इसने रामेश्वरम तक के क्षेत्रों पर शासन किया। ठीक, ये तो हो गया इसके विजय अभियान। मैंने बताया कि जो पाल वंश के शासक, अच्छा ये भी प्रश्न पूछता है कि पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कभी अगर शशांक के बारे में पूछ ले तो वो शैव मतानुयायी था। तो कहते हैं कि बौद्ध धर्म को शशांक ने जितना नुकसान पहुंचाया, देवपाल उतना ही ज्यादा बौद्ध धर्म को लाभ पहुंचाने की कोशिश किया कि बौद्ध धर्म को स्थापित कर दिया जाए। जिस प्रकार शशांक आता है और बंगाल से पूरे बौद्धिस्टों को उखाड़ फेंकता है, ठीक वैसे ही ये बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में, बिहार में बौद्धिस्टों को स्थापित करने का प्रयास करता है। इसलिए तारानाथ इसे बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला बोलते हैं। तो तारानाथ इसे, चलिए, बौद्ध मतानुयायी था, ये मतानुयायी था, ध्यान रखिएगा। और इसे भी, यह भी परम सौगत की उपाधि धारण करता था। परम सौगत मैंने बताया था कि बुद्ध का परम भक्त जिसे बोलते हैं वो, ध्यान रखिए। इसके अलावा तारानाथ इसे क्या बोलते हैं ये भी लिख लीजिए, प्रश्न पूछता है। तारानाथ इसे बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला बताते हैं। पुनः स्थापना करने वाला बताते हैं। इसके अलावा इसके समय में ओदंतपुरी, बिहार में पड़ता है, ओदंतपुरी का प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाता है। इसी प्रकार शैलेंद्र वंशी
शैलेंद्र वंशी शासक, ये कहाँ का था? जावा का शैलेंद्र वंशी शासक, जावा समुद्र शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देता है। बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देता है और जब बौद्ध विहार बनाते हैं तो उसके लिए 5 गांव दान देता है तथा उन्हें 5 गांव दान देता है। 5 गांव दान देता है, ये इसकी उपलब्धि है। प्रश्न में पूछता है कि नालंदा में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति किसने दिया था? देवपाल। शैलेंद्र वंशी शासक है जावा के, बालपुत्र देव, उसने अनुमति मांगी थी कि हमें अनुमति दे दिए तो हम नालंदा में बौद्ध विहार बनाने जाते हैं। और बौद्ध विहार बनाने में जो खर्चे बर्चे आएंगे उसके लिए इसने 5 गांव भी दान दिए थे कि 5 गांव है, वहां से अपना टैक्स वगैरह जो भी उत्पादन होता है वसूलिए और लगाइए वहां। तो ये उपलब्धि है देवपाल की। खूब प्रश्न पूछता है देवपाल से भी, तो ध्यान रखिएगा। देवपाल के बाद पाल वंश पतन की ओर आगे बढ़ता है। इसके बाद एक शासक आएगा जो थोड़ा सा अपने आप को स्थापित करता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो देवपाल के बाद पाल वंश पतन की ओर बढ़ जाता है। देवपाल के बाद पाल वंश की अवनति शुरू हो जाती है। अवनति शुरू हो जाती है। इसके बाद एक शासक बनता है विग्रहपाल। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस ध्यान रखिएगा। यह क्या करता है कि यह जो है सैनिक जीवन नहीं व्यतीत करना चाहता, वो अपने पुत्र के पक्ष में शासन सत्ता त्याग देता है। तो ये कहता है क्या कि ये जो है कि विग्रहपाल पुत्र के पक्ष में शासन सत्ता त्याग देता है, पक्ष में सिंहासन त्याग देता है, सिंहासन त्याग देता है। ठीक, कौन सा पुत्र था इसका? इसके पुत्र का नाम था नारायणपाल। नारायणपाल यह भी अपने बाप की तरह था। यह भी बहुत सैन्य अभियानों में या सैनिक जीवन नहीं जीना चाहता। ये पूरी तरीके से बौद्धिस्ट थे, प्योर बौद्धिस्ट के सेंस कि ये बड़ी शांतिपूर्वक सन्यासी जीवन जीना चाहते थे। सन्यासी जीवन राजकाज की चीजों से दूर रहता है, दुनिया के मोह माया से, क्योंकि जो दुनिया के दुखों की मुक्ति की बात आती है तो आप दुनिया के दुखों में इन्वॉल्व होकर के मुक्त नहीं कर सकते। आपको एक अलग स्पेस चाहिए, अलग स्थान चाहिए जहां पे आप खड़े होकर के आप दुनिया के दुखों को मुक्ति ला सके। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने भी राजकाज त्याग करके अलग हो गए थे। तो जो लोग साधु सन्यासी एक्चुअल में है वो कभी भी राजकाज की तरफ आगे नहीं बढ़ते, ध्यान रखें। वो अलग हट करके अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं। राजकाज में जाने का मतलब हो जाएगा झूठ, फरेब, हिंसा, मारिया काटी, ये सब चीज चलता है। हालांकि विग्रहपाल कुछ समय तक था, उसके बाद अपने बेटे के पक्ष में जाता है। बेटा भी उसी था, इसे भी पसंद नहीं था सैनिक जीवन, तो सन्यासी ये भी जो है कि सन्यास बनना चाहता था। बाद में क्या हो गया कि इसने साधु जीवन को प्राथमिकता दिया, साधु जीवन को प्राथमिकता दिया। और चूंकि जब इस प्रकार की चीजें हो गई तो शासन सत्ता हाथ से निकलेगी निकली। इसके समय में क्या हुआ कि बहुत बड़ा हिस्सा इसके हाथ से निकल गया। बिहार के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार रह गया और बंगाल कुछ क्षेत्रों पर, विशेष तौर पे मगध और उत्तरी बंगाल, बस मगध प्लस उत्तरी बंगाल तक शासन सिमट गया। उत्तरी बंगाल तक शासन सिमट गया, शासन सिमट गया। और ये जो शासन चला ये 908 ईस्वी तक शासन करता है, ध्यान रखिए 908 ईस्वी तक। इसके बाद क्या होता है कि 908 से लेकर के 988 ईस्वी तक, यानी कुल मिला के 80 वर्षों तक, 80 वर्षों में 3 राजा हुए। एक राजा का नाम था राज्यपाल, दूसरा का गोपाल द्वितीय और तीसरा था विग्रहपाल द्वितीय। विग्रहपाल द्वितीय, ध्यान रखें। इन 80 वर्षों में 3 राजाओं ने शासन किया, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय। जो शासन रहा पालों का वो सिमट गया, पालों का शासन सिमट गया, शासन सिमट गया। सिमट गया इन से उसका क्षेत्र कम हो गया, सिमट गया। और बंगाल में ही 2 अलग अलग वंश आ गए। बंगाल में ही 2 वंश
सत्ता विभाजित कर लिए, सत्ता विभाजित कर लिए, विभाजित कर लिए। कौन से दो वंश थे ये ध्यान रखिएगा। एक था पश्चिम बंगाल में कंबोज वंश और दूसरा था पूर्वी बंगाल में चंद्रवंश। विग्रहपाल तक आते आते उनका बंगाल से शासन सत्ता समाप्त हो गया। ये सिर्फ बिहार के कुछ क्षेत्रों तक सिमट कर रह गए, विशेष तौर से मगध वगध के आसपास के क्षेत्रों तक ही सिमट करके रह गए। ये केवल बिहार तक सिमट गए। देखिए विग्रहपाल तक बंगाल से इनका शासन समाप्त हो गया, इनका शासन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ये केवल बिहार तक सिमट गए, ये केवल बिहार तक सिमट गए, सिमट गए। तो विग्रहपाल तक आते आते इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर होगी, लेकिन बीच में एक शासक आता है जो पुनः इन दोनों लोगों को पराजित कर देता है। इनको पराजित करेगा, इनको पराजित करके बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है। और उस शासक का नाम, अंतिम शक्तिशाली शासक कह लीजिए, इसका नाम है महिपाल, महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, शक्तिशाली शासक, इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक। कुछ लोग बोलते हैं कि देवपाल के बाद यह दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक था, तो यह भी ध्यान रखिएगा। देवपाल के बाद, देवपाल के बाद दूसरा शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक। इसने जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी फिर से उसे स्थापित करता है। और खोई प्रतिष्ठा स्थापित करने का सीधा सा मतलब होता था उस समय कि अपने जो क्षेत्र हमने खो दिए हैं उसको फिर से वापस प्राप्त कर ले। तो ये क्या काम करता है कि पश्चिम बंगाल में कंबोजों को पराजित करता है, कंबोज और चंद्रवंशी दोनों को पराजित कर देता है। कंबोज और प्लस चंद्रवंशी दोनों को पराजित कर पूरे बंगाल पर अधिकार कर लेता है, दोनों को पराजित कर पूरे बंगाल पर अधिकार कर लेता है, बंगाल पर अधिकार कर लेता है। इधर बिहार में थे ही ये, बंगाल भी आ गया, ये काशी तक आ जाता है, बनारस तक आ जाता है। कहते हैं कि इसने काशी पे भी अधिकार कर लिया था, काशी पर भी अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था। लेकिन इसकी एक पराजय मानी जाती है जहां पे हार जाता है, और यह पराजय था, कहते हैं कि यह राजेंद्र चोल से पराजित हो जाता है। चोल शासक राजेंद्र चोल से पराजित हो जाता है और यह शासन करता है 1038 ईस्वी तक शासन करता है। तो देखा जाए तो देवपाल के बाद इसकी बड़ी उपलब्धि है, यह बंगाल का जो क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया था इसे वापस प्राप्त कर लेता है, काशी तक अधिकार कर लेता है। तो इसीलिए इसे इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक या देवपाल के बाद दूसरा शक्तिशाली शासक इसे मान लिया जाता है। इसके बाद शासक बनता है जिसका नाम है जयपाल, जयपाल द्वितीय। यह शासक शासन करता है 1038 ईस्वी से लेकर के 1055 ईस्वी तक। इसकी भी बहुत उपलब्धि नहीं रही। इसे चेदी वंश का शासक पराजित कर देता है, चेदी नरेश। कर्ण पराजित करता है, कर्ण पराजित करता है, पराजित करता है। इसके अलावा इसकी कोई उपलब्धि नहीं है। इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम है विग्रहपाल तृतीय। यह 1055 से 1070 तक शासन करता है। अब इसके बाद देखिए अवनति की काल शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे ध्यान रखिएगा, महिपाल को ध्यान रखिएगा। जयपाल वगैरह के बारे में कोई प्रश्न पूछता है, हाँ विग्रहपाल का थोड़ा सा देख लीजिए, लिख लीजिए। कहते हैं कि इसका जो विवाह हुआ था, इसका विवाह चेदी नरेश कर्ण की कन्या से हुआ था, कर्ण की कन्या से हुआ था। और इसका नाम था कन्या का यौवन श्री, यौवन श्री। इसी से 3 पुत्र होते हैं इसके, 3 पुत्र होते हैं। इन तीनों पुत्र का नाम था, एक का नाम था महिपाल,
महिपाल द्वितीय, दूसरे का नाम था शूरपाल, और तीसरे का नाम था राज्यपाल। ध्यान रखें, 3 पुत्र किसको होते हैं? विग्रहपाल के 3 पुत्र होते हैं। चेदी, नरेश, कर्ण की पुत्री शादी होती है यौवनश्री से। इन तीनों में संघर्ष शुरू हो जाता है, महिपाल, शूरपाल और राज्यपाल में, रामपाल में तीनों में होता है संघर्ष। और इस संघर्ष में महिपाल सत्ता प्राप्त कर लेता है, महिपाल को सत्ता मिल जाती है। जो राज्यपाल है, रामपाल जो है, इसे बंदी बना लिया जाता है। लेकिन इस संघर्ष में फिर से बंगाल में अव्यवस्था को जन्म दे दिया, याद करिए पिछला लेक्चर जहां बंगाल में अव्यवस्था फैली थी, सेन वंश के बाद गोपाल वंश का शासन स्थापित हुआ था शुरू में, ठीक वही स्थिति गोपाल वंश के साथ भी आती है। यहाँ पे अव्यवस्था फैल जाता है। कारण यही था कि तीनों भाइयों में संघर्ष की वजह से अव्यवस्था फैलती है। जब अव्यवस्था फैलती है तो यहाँ पे एक कैवर्त जाति के लोग थे, कैवर्त जाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का जो नेता था उसका नाम था दिव्यलोक। विद्रोह करके बंगाल पे इसका शासन स्थापित हो गया। किसका शासन स्थापित हो गया? कैवर्तों का शासन स्थापित हो गया। अब पाल वंश पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। विद्रोह किया गया कैवर्त जाति के लोगों द्वारा, दिव्य लोक के इसमें अब कैवर्त बन जाता है वहां का पहला शासक। और कहते हैं कि दिव्य लोक जो कैवर्त था, दिव्य लोक के बाद उसका भाई शासन करता है जिसका नाम था भीम था, भतीजा, इसका भतीजा था, इसके बाद शासन करता है जिसका नाम था भीम। लेकिन इस समय जो रामपाल बंदी था, यह किसी तरीके से जेल से भाग जाता है। इस शासन के दौरान ही कैवर्तों की विद्रोह होता है, दिव्यलोक पहला राजा बन जाता है, दिव्यलोक के बाद उसका भतीजा भीम राजा बन जाता है। और इस दौरान रामपाल भाग जाता है और भाग करके जाता है राष्ट्रकूटों के पास। देखिए, इसी दौरान रामपाल कैद से भाग जाता है और राष्ट्रकूटों से सहायता मांगता है, तो रामपाल कुछ नहीं था इसके पास, सहायता किसने किया? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों की सहायता से इसने क्या किया? भीम को पराजित कर दिया। और पराजित करके फिर से यह बंगाल में पाल वंश का शासन स्थापित कर देता है, स्थापित कर देता है। क्लियर है यहां तक? बस यहां तक चीजों को ध्यान रखिए। कई सारे विद्वान मानते हैं कि रामपाल ही पाल वंश का अंतिम शासक था। 1120 ईस्वी तक इसने शासन किया था। लेकिन कई सारे विद्वान मानते हैं कि रामपाल के बाद भी कुछ शासक आए। जैसे यहां पर लिख लीजिए कि कुछ विद्वान रामपाल को ही पाल वंश का अंतिम शासक मानते हैं, अंतिम शासक मानते हैं। परंतु अभिलेखों में कुछ और नाम मिलते हैं। अभिलेखों में रामपाल के बाद भी कुछ नाम मिलते हैं। जैसे एक नाम मिलता है कुमारपाल, गोपाल तृतीय, यह भी नाम मिलता है। और एक नाम मिलता है मदनपाल। अगर अभिलेखित दृष्टि से देखा जाए तो मदनपाल इस वंश का अंतिम शासक होगा। लेकिन ऐतिहासिक विद्वानों ने रामपाल को ही इस वंश का अंतिम शासक माना। और रामपाल चरित के नाम आप लोग सुने हैं बुक, यही रामपाल है। तो यहां पे लिखवा देता हूं, रामपाल चरित। इसी रामपाल के बारे में लिखा गया। किसने लिखा है? संध्याकर नंदी
संध्याकर नंदी ने। संध्याकर नंदी ने यहां पे रामपाल की तुलना राम से किया है खुद को, कि ये भगवान राम की तरह है, ठीक। और संध्याकर नंदी ने स्वयं की तुलना वाल्मीकि से कर दिया है, स्वयं की तुलना वाल्मीकि से कर दिया है। ध्यान रखिए, वाल्मीकि खुद को इसने कह दिया वाल्मीकि, और रामपाल को इसने कह दिया राम। रामपाल की मृत्यु को लेकर कहा जाता है कि यह गंगा नदी में डूब करके अपने प्राण त्याग देता है। रामपाल गंगा नदी में डूबकर अपना प्राण या कूदकर अपना प्राण त्याग देता है। क्लियर है? यहीं से पाल वंश की समाप्ति हो जाती है। तो पालों का इतिहास इतना ही है। यहां से जो भी प्रश्न उठेंगे आपको यहां से मिल जाएंगे। एक दो प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें। रामपाल चरित, संध्याकर नंदी याद ही रखें, रामपाल को याद रखें, शुरुआत के जो चीजें महिपाल, देवपाल, इन लोगों को याद रख लेंगे तो आपको सारे प्रश्न यहाँ से इतिहास को लेकर मिलेंगे। देखिए, इतिहास के बारे में कहा जाता है कम जानना कठिन है और ज्यादा जानना सरल है। जब ज्यादा चीजें जानेंगे तो आपके दिमाग में चीजें जाएंगी अच्छे से, कम जानेंगे से तो मजा नहीं आता। इस वजह से थोड़ा लंबा बताना होता है पाल वंश या जितने भी चीजों को हमने पढ़ाया। अब इसी लगे हाथ हम लोग जो है कि बंगाल, इसके बाद जो है कि जो सेन वंश की स्थापना होती है बंगाल में, उसे भी पढ़ लिया जाए। 3 शासक हैं, तीनों के बारे में बस 5-10 मिनट लगेगा, पढ़ लेते हैं तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा। एक लेक्चर फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा कश्मीर के इतिहास पे। तो ये जो पूरी सीरीज चल रही है पूरी सीरीज समाप्त हो जाएगी। ये कोई पूरा प्राचीन इतिहास ही हम लोग एक तरीके से समाप्त कर लेंगे। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, का सेन वंश, बंगाल का सेन वंश। ठीक। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश की स्थापना होती है और यह स्थापना देखिए, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश आ जाता है, सेन वंश आ जाता है। कहते हैं जो सेन वंश के आदि पुरुष थे उनका नाम था वीरसेन। वीरसेन, कई जगह नाम सामंत सेन भी मिलता है, लेकिन वीरसेन नाम था, ध्यान रखिएगा। मैं जो एक स्लाइड लिख दे रहा हूं, सामंत सेन, कंफ्यूज होती है। अगर पूछे एग्जाम में, अगर वीरसेन नाम नहीं होगा तो सामंत सेन होगा। अगर दोनों नाम हम मान लीजिए, अगर बाई द वे, हालांकि ऐसा होना चाहिए, इतनी बड़ी गलती, अगर ये गलती कर देता है आयोग तो वीरसेन को टिक मार देंगे। ये इनका आदि पुरुष था, वीरसेन था। कहते हैं कि ये मूलतः ये कर्नाटक के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे, कर्नाटक के रहने वाले थे। लेकिन बाद में आकर के ये बंगाल में बस जाते हैं, बाद में बंगाल चले आते हैं या बंगाल आकर बस जाते हैं, ऐसे कह लीजिए, बंगाल आकर बस जाते हैं, बंगाल आकर बस जाते हैं। तो इस वंश का जो पहला शासक होता है उसका नाम था विजयसेन। विजयसेन, इसके 3 लेख मिलते हैं, 3 लेख मिलते हैं इसके, जिसमें इसका एक लेख बहुत महत्वपूर्ण है, एक लेख महत्वपूर्ण है और वह लेख लिखा गया है कवि धोई द्वारा रचित देवपाड़ा लेख, देवपाड़ा लेख। देवपाड़ा लेख विजय सेन के लिए लिखा गया है, विजय सेन का लेख है ये, कवि धोई ने लिखा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और बोलते हैं कि विजय सेन इसने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक था विजयपुरी और दूसरा था विक्रमपुर। 2 नगरों की स्थापना, बंगाल में ही 2 नगरों की स्थापना किया था इसने, विजयपुरी और दूसरा विक्रमपुर। बस यही इसकी उपलब्धि है, बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं मिल पाती सेन वंश के बारे में। अगला जो शासक बनता है उसका नाम है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन, बल्लाल सेन। कहते हैं कि बंगाल में
इनके काल में भी पाल वंश के कुछ छोटे मोटे शासक थे आसपास, तो इसके समय में उन्हें भी समाप्त कर देता है। ये पूरी तरीके से पाल वंश की सफाई कर देते हैं। तो कहते हैं कि पाल वंश को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। पाल वंश की सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर देता है, जो थोड़ा बहुत बचा था पूर्णतः समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है और संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लेता है। संपूर्ण बंगाल पर, बंगाल और प्लस ध्यान रखें, क्योंकि पाल वंश आसपास बिहार भी था तो वहां भी कर लेता है, बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। क्योंकि पाल वंश की सत्ता पे इसने अधिकार कर लिया था, पूरे पाल वंश को इसने समाप्त कर दिया था, तो ये एक उपाधि धारण करता है। और वो उपाधि धारण करता है गौड़ेश्वर की उपाधि। ये जो गौड़ेश्वर की उपाधि है पहले पाल शासक धारण करते थे, तो पाल शासक धारण करते थे गौड़ेश्वर, तो पाल शासकों की उपाधि धारण कर देता है, तो ये पाल शासकों की उपाधि गौड़ेश्वर को धारण कर देता है। पाल शासकों की उपाधि गौड़ेश्वर को धारण कर लेता है, उपाधि गौड़ेश्वर को धारण कर लेता है, गौड़ेश्वर को धारण करता है। और इसे बल्लाल सेन को निःशंक शंकर कहा जाता था, निःशंक शंकर भी कहा जाता था, कहा जाता था। बल्लाल सेन विद्वान शासक था, यह प्रश्न अक्सर पूछा, ध्यान रखिएगा। विद्वान शासक था, इसने ग्रंथ की रचना की थी, इसका नाम था दान सागर, ध्यान रखिए, दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की, दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। और साथ ही इसने एक ग्रंथ और लिखा, अद्भुत सागर, अद्भुत सागर। लेकिन आपको बता दूं कि यह ग्रंथ पूर्ण नहीं कर पाया था, तभी इसकी मृत्यु हो जाती है, पूर्ण होने से पहले मर जाता है, पूर्ण होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी अद्भुत सागर को पूरा करता है लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन इसे पूर्ण करता है, अद्भुत सागर को। तो प्रश्न पूछता है कि अद्भुत सागर ग्रंथ की शुरुआत किसने किया था और किसने पूरा किया था, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। और दान सागर ग्रंथ की रचना किसने की थी, खूब पूछा गया है, दान सागर किसने लिखा, अद्भुत सागर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब अगला शासक बनता है लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। इसने एक नए नगर की स्थापना की, लखनऊती नगर, राजधानी नगर लखनऊती की स्थापना की, लखनऊती की स्थापना की, स्थापना की। कहते हैं कि यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था। इसने काशी और प्रयाग को भी गहड़वाल शासकों से जीत लिया था, गहड़वाल राजाओं से जीत लिया था। इसके बाद मुगल आक्रमण होता है 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का, बख्तियार खिलजी का। जब बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है यहाँ पे, तो ये भाग जाता है राज्य छोड़कर, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से राज्य छोड़ करके भाग जाता है, आक्रमण से राज्य छोड़कर भाग जाता है। और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब इसके बाद ये बंगाल वाला जो शासन है वो खिलजियों के हाथ में चला गया था। देखिए कहते हैं कि इसके दरबार में, यह भी विद्वान शासक था, ये भी ध्यान रखिए कि प्रश्न पूछता है, इसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक, कौन है गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। इसके बाद पवन दूत के लेखक, इनका नाम है धोई, धोई रहते थे। इसके एक है ब्राह्मण सर्वस्व, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे, हलायुद्ध। ये जो हलायुद्ध था लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश भी था, हलायुद्ध प्रधान
न्यायाधीश और मुख्यमंत्री। और यही लक्ष्मण सेन ने एक सनमत भी चलाया था, लक्ष्मण सनमत भी चलाया था। तो ये लक्ष्मण सेन के संदर्भ में इतनी जानकारियां हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछता है, तो जो भी प्रश्न आएगा इजीली मिल जाएगा। तो इसी के साथ पाल वंश और सेन वंश की समाप्ति हो जाती है। एक लेक्चर और आएगा कश्मीर के इतिहास पे, तो फिर प्राचीन इतिहास काल का जो चीजें वो खत्म। फिर उसके बाद हम कुछ टॉपिकों पे मैं वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, जो मजेदार होगा, सीखने योग्य होगा, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी अलग अलग टॉपिकों पे। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उस पर भी आपको वीडियो बनाऊं, ताकि हम लोग थोड़ा सा वैश्विक लेवल पर भी चीजों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।